हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात की थी। हमने जाना था कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स टोटली फेल हो गई थी क्वांटम फिनोमेना को समझाने के लिए। एंड देन हम लोगों ने पहला एग्जांपल देखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जहाँ पर आपकी क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई थी। तो आज हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ही लेके चलेंगे और उसे क्लासिकल फिजिक्स कहाँ पर फेल हुई उसे एक्सप्लेन करने में वो समझेंगे, और कैसे मैक्स प्लैंक की क्वांटम फिजिक्स ने इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दिया हम ये भी जानेंगे। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस। सो मैं आ गया हूँ अपने नोटबुक में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एक ब्लैक बॉडी एक्चुअली होती क्या है। तो सपोज इफ़ यू हैव एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ, अभी कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, अब आप इस पर कोई रेडिएशन डालें या फिर लाइट डालें तो दो काम होंगे। कुछ लाइट आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एक नॉर्मल केस की बात, जब आपके पास एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। तो जैसे आप जानते होंगे, अगर आपके पास कोई एक रेड बॉल है या फिर रेड कैरेट है, सो इट इज़ रेड ओनली बिकॉज ये रेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रही है। ओके, सो वैसे ही आपके जब ब्लैक बॉडी की हम बात करते हैं, तो ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिस पे आप कोई से भी तरह का रेडिएशन डाल सकते हो। सो लेट मी एक्चुअली टेक डिफरेंट कलर्स। इस पे आप कोई से भी रंग का रेडिएशन डाल सकते हो एंड इट विल नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग बैक। ठीक है, दैट इज़ वाई आप इसके नाम में देख पा रहे हो, इसमें लिखा होगा ब्लैक। तो ब्लैक का मतलब ये होगा जब ये कोई रिफ्लेक्ट नहीं करती रेडिएशन को, दैट इज़ वाई इट अपीयर्स टू बी ब्लैक। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, आपको परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है रेडिएशन का। वैसे ही अगर हम दूसरे केस की बात करें, सपोज मैं यहाँ पर इस ब्लैक बॉडी को हीट कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम हीटिंग दिस ऑब्जेक्ट। तो ब्लैक बॉडी को हीट करने के केस में क्या होता है, जब इसे हीट किया जाता है देन ऑल्सो इट रेडिएट्स बैक एवरी वेवलेंथ, लाइक इट रेडिएट्स बैक एवरी रेंज ऑफ वेवलेंथ, यानी कि जीरो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेके इन्फिनिट हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक आपका रेडिएट करता है। आप ये कहोगे इन्फिनिटी हर्ट्ज तक कैसे रेडिएट कर सकता है? वेल, इट विल डिपेंड अपॉन इट्स आप कितना हीट कर रहे हो, उसे कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। बिकॉज ऑफ द थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका फ्रीक्वेंसीज रिलीज होती हैं या फिर रेडिएशन रिलीज होता है। तो ये डिपेंड करेगी आप कितना हीट कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, ब्लैक बॉडी को, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कौन सी फ्रीक्वेंसी रिलीज होगी या किस रेंज तक की फ्रीक्वेंसीज रिलीज होंगी। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गया। सो लेट मी एक्चुअली ड्रॉ दीज लाइंस बैक एज वेल। जब आप इसे हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यही सारी रेडिएशन वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गया। सपोज आपके पास कोई, अगर आप एक ग्राफ के फॉर्म में समझो, तो ये देखा गया अगर मेरे पास एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है लाइट की, देन इट वाज ऑब्जर्व दैट वील काइंड ऑफ गेट दिस काइंड ऑफ पैटर्न फॉर द ब्लैक बॉडी। ठीक है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे इसका जो पीक है इट विल काइंड ऑफ शिफ्ट टुवर्ड्स हायर फ्रीक्वेंसी। और यही वजह होती है जैसे जैसे आप हीट करते हो ऑब्जेक्ट को, वैसे वैसे उसका कलर चेंज होने लगता है। ठीक है, सो से यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर हो सकता है वो 4000 केल्विन हो सकता है, यहाँ पर आपका 5000 केल्विन हो सकता है। सो यू कैन एक्चुअली सी ओवर हियर दैट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर इसे एक और तरीके से लिखा जा सकता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर लैम्डा टी इक्वल्स बी। सो ये आप ऑलरेडी जानते होंगे, इसे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं।
ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई आपकी परफेक्ट ब्लैक बॉडी की, पर इन रियल लाइफ यू कैन नॉट क्रिएट सच ब्लैक बॉडी। सो इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडीज को। तो प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडीज को समझ लेते हैं। तो एक प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी कैसे दिखेगी। सो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पास कोई एक मेटल कैविटी है, दिस इज अ मेटल कैविटी, अब हॉलो कैविटी, ये इसमें कुछ भी नहीं है, एंड देन एट वन एंड यू काइंड ऑफ हैव अ होल, ठीक है, यहाँ पर आपने एक छोटा सा छेद कर दिया। देन व्हाट विल हैपन इज, जब भी आप यहाँ पर कोई रेडिएशन को भेजोगे, ठीक है, से आपने कोई एक रेडिएशन भेजा, देन दिस होल विल काइंड ऑफ एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन, एंड ये रेडिएशन हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ आप कोई सा भी रेडिएशन डाल सकते हो, लाइक अब हम यहाँ पर रेड डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप रेड डालोगे तो आपका रेड कलर भी यहाँ पर कुछ फंस जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एंड देन फाइनली इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस ऑफ दिस प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ये होल क्या कर रहा है, दिस होल, let me actually take another pen, this hole is acting as a black body, ठीक है, this hole is acting as a black body, okay। वैसे ही जैसे मैंने आपको पिछले केस में बताया था, अगर आप इस होल को या फिर इस पूरी कंप्लीट कैविटी को हीट करते हो, so this is heating, okay, सो इट वॉज अगेन ऑब्जर्व कि आपको सेम वही पैटर्न मिलता है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की। आपको कुछ इस तरीके से ही सारी चीजें देखने को मिलेंगी, आपकी एनर्जी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी होती हुई दिखेगी, ओके। और इसी प्रकार आपका जो कलर है, कलर विल ऑल्सो चेंज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है। सो अब ये होगी आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का हिस्ट्री। अब 1800 के बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए हमारे पास बहुत सारा डेटा था, बट इसे एक्सप्लेन कोई भी नहीं कर पा रहा था, ओके। सो क्लासिकल फिजिक्स को इस्तेमाल करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन की 3 डेफिनेशन दी गई थी, या फिर 3 तरह के इसे एक्सप्लेन किया गया था, तो वो हम लोग समझ लेते हैं। ओके, सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन यूजिंग क्लासिकल फिजिक्स। तो पहला जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आया था, इन्होंने स्टेफन का आया था। तो स्टेफन, जिनके नाम पर हम लोग स्टेफन्स लॉ बोलते हैं, फिर स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ देखते हैं या पढ़ते हैं, तो स्टेफन ने ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया था, इन्होंने कोई थ्योरी नहीं बनाई थी, ही जस्ट प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कि जो आपकी हीटिंग ऑब्जेक्ट से पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया या फिर इंटेंसिटी जो आती है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द 4th पावर ऑफ टेम्परेचर एंड 2 अदर कांस्टेंट, एक A जो कि आपका कांस्टेंट है, एंड सिग्मा, ये भी आपका एक कांस्टेंट है जो कि प्रैक्टिकली डिटरमिन किया गया था। और ये बताया गया था कि आपका जो A है, इट वेरीज फ्रॉम 0 to 1, इट इज 1 फॉर योर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, या फिर जो ब्लैक बॉडी के लिए आपको क्या हो जाता, A 1 हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन दी थी या फिर एक्सप्लेन किया था वीन ने, ठीक है। सो वीन ने यहाँ पर एक फॉर्मूला दे दिया था, आपका जो डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी ब्लैक बॉडी की, दैट विल डिपेंड अपॉन अ कांस्टेंट A, फ्रीक्वेंसी की पावर 3 पर, एंड e टू द पावर माइनस न्यू बीटा अपॉन KT। अब यहाँ पर जो बीटा है, इट इज नॉट 1 अपॉन KT, ठीक है, ये बात याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। और A आपका एक और कांस्टेंट है, ठीक है। और ये बीटा और A की वैल्यूज को वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंटल डेटा, जो भी इन्हें मिल गया उसके हिसाब से, ठीक है। अब जो तीसरी डेफिनेशन दी थी वो, या फिर डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था, वो किया था रेले एंड जीन्स ने, जिसे रिले जीन्स लॉ बोलते हैं कभी कभी। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम
जो आपका प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी है उसमें जो भी रेडिएशन गया हम उसे स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में मान सकते हैं, और हम मान सकते हैं कि वो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सरफेस पर हैं आपके कैविटी के, उनके साथ इक्विलिब्रियम में है, यानी कि जो उनकी एनर्जी डेंसिटी है वही आपके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डेंसिटी है। तो जो नंबर डेंसिटी आपके यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स, यानी कि जो स्टैंडिंग वेव्स है वो उन्होंने ये भी माना कि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की वजह से स्टैंडिंग वेव्स हैं, जो कि एक बहुत अच्छे थ्योरेटिकल एनालिसिस था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं इनकी जो नंबर डेंसिटी होगी, दैट नंबर डेंसिटी विल बी 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। उन्होंने कहा कि ये आपकी नंबर डेंसिटी होगी या फिर मोड्स की डेंसिटी होगी स्टैंडिंग वेव्स के जो आपकी ब्लैक बॉडी के अंदर हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप U कैसे निकालोगे? सो यू कैन एक्चुअली डराइव U यूजिंग 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दो एवरेज एनर्जी से जो कि आपके एक ऑसिलेटर की है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अब आप E कैसे निकालोगे? हाउ कैन यू ड्राइव E? तो इन्होंने ये माना कि आपके जितने भी ऑसिलेटर्स हैं उनकी एनर्जी हम सेम मान लेते हैं। ठीक है, और जो इक्विपार्टीशन थ्योरम है थर्मोडायनेमिक्स की, उन्होंने यहाँ पर वो लगाई और ये कहा कि हम सारे ऑसिलेटर्स की एनर्जी को E मान लेते हैं या फिर कांस्टेंट मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं। ठीक है, जो कि एक अच्छा एनालिसिस नहीं था वो से। तो उन्होंने क्या कहा, अब हम एनर्जी कैसे निकालेंगे, एवरेज एनर्जी? अब हम डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक्स लगा देंगे इसमें। तो अब आपका क्या निकल के आ जाएगा? इट विल बी नथिंग बट E अपॉन KT dE डिवाइडेड बाय 0 to infinity e to the power minus E अपॉन KT dE, और इसके बाद यहाँ पर निकल के आ गया KT। ठीक है, अब KT जब निकल के आ गया तो इन्होंने कहा कि अब आप अपनी एनर्जी डेंसिटी को लिख सकते हो जो आपके ब्लैक बॉडी के अंदर होगी, दैट विल बी नथिंग बट 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब और KT। ठीक है, तो हमारे पास रेले ने दे दिया, ये रेले का लॉ आ गया, रेले जीन्स। ठीक है, और एक और हमारे पास कहाँ से आ गया? हमारे पास आ गया e to the power माइनस बीटा न्यू अपॉन KT, ये आपका आ गया वीन्स लॉ। ठीक है, अब दोनों ही लॉ यहाँ पर जो मैं लिख के दे रहा हूँ, बोथ ऑफ दीज लॉज वर अ बिग फेलियर। अब कैसे बिग फेलियर थे वो हम समझ लेते हैं। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की कि जब आप इन सारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को देखते हो तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है, यू काइंड ऑफ प्लॉट द रेडिएशन विद फ्रीक्वेंसी एंड द एनर्जी डेंसिटी कमिंग आउट ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो उन्होंने क्या देखा, ये हमारी एनर्जी डेंसिटी है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में हो गई। ठीक है, अब जैसा आप देखोगे तो नॉर्मल जो ब्लैक बॉडी थी उसका जो कैरेक्टरिस्टिक आ रही थी, दैट वाज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बट अगर आप रिले का लॉ यहाँ पर अप्लाई करोगे तो इनका जो लॉ है दैट विल प्रेडिक्ट द रिजल्ट समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, वैसे ही सेम फैशन में अगर आप वीन्स का लॉ लेके आओगे तो ये हायर फ्रीक्वेंसीज पे तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाता है इस रिलेशन को। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही आता है, बट जैसे ही आप लोअर फ्रीक्वेंसीज की तरफ जाओगे तो ये भी यहाँ पर डाइवर्स कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप फ्रीक्वेंसी रेंज देखोगे, जो ये फ्रीक्वेंसी रेंज है यहाँ पे, ठीक है, दिस कम्स अंडर अल्ट्रा वायलेट। ठीक है,
यहाँ पर ये लॉ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सिंस यहाँ पर ये लॉ प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी होगी ब्लैक बॉडी की, इट विल बी इन्फिनिट, ठीक है। अगर इन्फिनिट एनर्जी होती तो हमारी सारी एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, क्योंकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दिस लॉ एक्चुअली प्रेडिक्ट्स दिस फ्रॉम, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी। ओके, सो इसे कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जितने भी प्यारे फिजिसिस्ट थे, इन्होंने ये सोचा कि आपके जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, दे कैन एक्सचेंज एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो कोई सी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में, लाइक स्टैंडिंग वेव से इलेक्ट्रॉन्स कोई सी अमाउंट को एक्सचेंज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन से आपकी स्टैंडिंग वेव से कोई सी अमाउंट को एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। वेल, दैट वाज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर क्लासिकल फिजिक्स ओवर हियर, ठीक है। अब जैसे फिर आते हैं हमारे हीरो जो हैं हमारे श्री 1008 मैक्स प्लैंक जी महाराज। उन्होंने रिले भैया के फॉर्मूले को देखा और उनसे कहा, माँ कसम रिले भैया आपके फॉर्मूले का डेरिवेशन देख के मज़ा आ गया, आपने मस्त डेरिवेशन किया है, बट आपने एक गलती कर दी। आपने बस गलती ये कर दी, यहाँ पर आप ये मान के चल रहे हो कि यहाँ आपका जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है, इट इज कंटिन्यूअस, इट कैन बी एनी वैल्यू, ठीक है। दैट इज वाई आप यहाँ पर फेस कर रहे हो परेशानी, जिसे कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। और अगर आप इसे दूर करना चाहते हो तो बस यहाँ पर जो आपने ई लिया हुआ है, इसे आप एच न्यू के इंटीजर मल्टीपल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक ने कैसे इसे सॉल्व किया, अब वो जान लेते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं मैक्स प्लैंक ने कैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया। ओके, सो इन्होंने, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इन्होंने ये सपोज किया था कि जो आपकी एनर्जी है, दिस एनर्जी इज नथिंग बट एच न्यू। और यहाँ पर अगर आप एनर्जी को ज़्यादा मात्रा में एक्सचेंज कर रहे हो, देन आपका जो एनर्जी होगी इट विल बी क्वांटाइज्ड, और इसे बोलते हैं हम प्लैंक का क्वांटाइजेशन रूल, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन रूल, ठीक है। अब यहाँ पर जो n है, इट कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जितना भी आप लेना चाहो। ओके, तो इन्होंने जो एवरेज एनर्जी रिले जीन्स ने निकाली थी, वही फॉर्मूला लिया, एंड व्हाट ही डिड, जैसे रिले जीन्स ने ये किया था 0 to infinity e to the power minus e upon kt de over to the power 0 to infinity to the power minus e upon kt। तो रिले ने ये किया था, रिले जीन्स ने, इन्होंने बस ये कह दिया कि आप इसे बस कुछ इस फॉर्म में ले आओ या फिर इसे ऐसे लिख दो, ठीक है। तो सिंस अब जैसे आपका जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं वो सिर्फ इस फॉर्म में एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे, तो डेफिनेटली आपके सारे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की एनर्जी बराबर नहीं होगी, इट विल बी डिफरेंट, बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती हैं। एंड वी आर होपिंग कि, और वी आर एक्चुअली काइंड ऑफ हाइपोथेसाइजिंग कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो वेरी करेंगे, बहुत कई सारी फ्रीक्वेंसी होती है जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे, वी कैन एक्चुअली पुट एच न्यू n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी, या फिर आप कोई सा भी हाई नंबर यहाँ पर लिख दो, e टू द पावर माइनस एन एच न्यू ओवर के टी डिवाइडेड बाय सिग्मा n इक्वल्स 1 infinity e to the power minus n h nu upon kt। और इसे जब आप सॉल्व करोगे, then you will realize you will get h nu over e to the power minus h nu upon kt minus 1। तो ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला। और इसके बाद जैसे कि रिले जीन्स ने किया था, वही मैक्स प्लैंक ने किया, और उन्होंने कहा कि जो आपने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज़ ऑल राइट। यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी आपकी बस ये हो जाएगा इसमें कि आपने जो एनर्जी डेंसिटी लिखी हुई है, इसमें हम लोग अब
इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि आपने जो किया हुआ था उस नंबर से, ठीक है। सो फाइनली दिस इज द इक्वेशन फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दिस इक्वेशन परफेक्टली मैचेस द प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी, जो कि बहुत ही बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है मैक्स प्लैंक के लिए और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। ओके, तो कमाल की बात ये भी देखी गई कि आप इस फॉर्मूले को यूज करके यू कैन एक्चुअली ड्राइव स्टेफन्स लॉ एज वेल। तो स्टेफन्स लॉ को ड्राइव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू टेक दिस फॉर्मूले एंड you have to actually integrate it with, like यहाँ पर सारी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी इंटीग्रेट करने के लिए। इंटीग्रेट आप सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए करोगे 4/c sigma t to the power 4. So this is your Stephan's law. Okay, so that's all everyone for this particular video. We have kind of understood कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कैसे मैक्स प्लैंक ने क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से सॉल्व किया था। सो आई होप यू डिड एंजॉय दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड इफ यू डिड देन प्लीज give me a thumbs up, and if you are new to this channel then please consider subscribing to it. Thank you for watching.